जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने आईसीजी एसी के जावाजों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन वो मैंने सेलेक्ट करके रखा इसमें, जो आपके एक एक क्वेश्चन से आपके एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बहुत ढंग से इस पेपर को, इन क्वेश्चंस को लगाना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक अर्धगोला, शंकु तथा बेलन एक ही आधार पर बनाए गए हैं। उनकी ऊंचाइयां बराबर हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अ हेमिस्फेयर, cone and cylinder are made on the same base. If their heights are also equal, then what will be the ratio of their volume? एक अर्धगोला है और एक क्या है, इसी पर एक शंकु रखा, एक क्या रखा हुआ है, एक बेलन बनाया हुआ है, इसी पर एक सिलेंडर बनाया हुआ है और इसी सिलेंडर में ये क्या कर रहा है कि हमने इसी में एक शंकु भी बना रखा है, एक कोण भी बना रखा है। क्या बना रखा है? कोण भी बना रखा है। ओके, अब आपसे कह रहा है कि बता दो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। रेडियस सबकी सेम है, रेडियस क्या है? सबकी सेम है। तो आप जानते हैं कि अर्धगोले का जो मतलब वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन है पाई आर स्क्वायर एच और आपका क्या है? शंकु है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी बंदा इस सवाल को पाएगा तो कम से कम इतना तो करने का प्रयास करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दसियों बार का पूछा गया सवाल है। डायरेक्ट तरीका क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने का? तो डायरेक्ट तरीका ये होगा, जब भी कभी एक अर्धगोला, एक बेलन मतलब कि एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर एंड कोन एक बेस पर बनाए जाएं, तो बस आप 1 2 3 याद रखिए। क्या? 1 2 3 इनका जो रेशियो होगा 1 2 3 होगा। अब क्रम ध्यान रखना है। तो जैसे आपके घर में सबसे बड़ा, आपके किचन में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो आप कहें सर गैस का सिलेंडर सबसे बड़ा है। सिलेंडर, तो सिलेंडर किस स्थान पे है? अर्धगोला, शंकु, बेलन तीसरे पर, तो सिलेंडर हो गया आपका 3। और इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके घर में क्या है? तो आपने कहा सर कटोरा, तो कटोरा का मतलब अर्धगोला हो गया 2। और सबसे छोटा क्या होता है घर में? अरे मेहंदी वाली कुप्पी, आइसक्रीम वाला कोन 1। करेक्ट आंसर 2 1 3। इसके सीक्वेंस पर ध्यान देना है। मतलब अगर ये सिलेंडर के साथ, हेमिस्फेयर के साथ कोन, ये सिलेंडर है और ये कोन है की बात करेगा तो 1 2 3 2 1 होगा। कितना होगा? 3 2 1 होगा। तो अब बस आपको इतना ही याद रखना है, जन्म भर के लिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सोचना है कि घर में सबसे बड़ा बर्तन सिलेंडर, जहाँ सिलेंडर होगा वहाँ 3 यूनिट, उससे नीचे उससे छोटा बर्तन कटोरा होगा। कटोरा अर्धगोला टाइप का होता है 2 यूनिट, सबसे छोटा होगा आइसक्रीम का कोन 1 यूनिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर ये होगा 2:1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूट का बहुत बुलंद सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया। आपसे कह रहा है कि रूट m इक्वल 5 + 5 + 5 और n इक्वल 5 - 5 - 5। तो जब रूट के अंदर किसी नंबर को इनफाइनाइट टाइम तक जोड़ा या घटाया जाता है तो हम क्या करते हैं? उस दिए हुए नंबर का 1 के अंतर पर 2 फैक्टर करते हैं। कितने के अंतर पे 2 फैक्टर करते हैं? 1 के अंतर पर 2 फैक्टर करते हैं। कितने के अंतर पर? 1 के अंतर पर 2 फैक्टर करते हैं। तो अगर मैं इसका 1 के अंतर पर 2 फैक्टर पूछूं तो आप कहेंगे क्या ही फैक्टर होगा? हमने कहा ऐसा करो, x और x + 1 कर लो। जब नहीं हो पाएगा 1 के अंतर पे तो ये कुछ तो होगा, x और x + 1। तो सेम यहाँ भी x और x + 1 ही होगा। अब एक चीज़ आप समझो, जब रूट के अंदर किसी नंबर को इनफाइनाइट टाइम तक जोड़ा या घटाया जाता है तो हम 1 के अंतर पर 2 फैक्टर करते हैं। जब कड़ी पॉजिटिव होती है तो बड़ा वाला फैक्टर, और जब कड़ी नेगेटिव होती है तो छोटा वाला फैक्टर करेक्ट आंसर होता है। कहने का मतलब कि इसका m का जो मान होगा, m का मान x + 1 होगा और n का जो मान होगा छोटा वाला फैक्टर वो x होगा। अब हमसे क्या बोला है? m - n, x + 1 - x
बराबर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, तो यक्स ये आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि m माइनस n प्लस 1। तो अगर मैं इसमें से 1 घटा लूँ तो बराबर 0 आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन, देखो ये m है, ये n है, माइनस n माइनस 1 बराबर 0, ये आपके डी ऑप्शन में है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ अ नॉन स्क्वायर रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर। वन इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज, रोम्बस का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है परिमाप। तो 4a की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू 5 है। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। d1 क्या दिया है, 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस d2 स्क्वायर नहीं पता है 4, तो a4 है, a का मान 5 है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। देन d2 स्क्वायर यहाँ से 100 में से 64 गया 36 हो जाएगा। देन d2 6 हो जाएगा। अब अगर मैं हाफ d1 d2 लूँ तो 1/2 d1 8 है, d2 6 है, तो 2 चौक 8, 4 छंग 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके इस रोम्बस का एरिया होगा। रोम्बस का एरिया कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है। इन द गिवन फिगर 4 सर्किल्स ईच ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ईच सर्किल टचेज द अदर टू। द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बाय द सर्किल। इट मीन्स कि हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला एरिया क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसको जब मिला देते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। अब ये स्क्वायर पे 90 डिग्री की चाप है, तो अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकाल करके और 90 90 90 90 360 एक सर्किल का एरिया घटा दूंगा तो हमें सैडेड एरिया का, सैडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये भी नहीं करने देंगे आपको बता दें, जब चार सर्किल को कुछ यूं सटाकर रखा जाएगा जैसे यहाँ रखा गया है, तो चारों सर्किल द्वारा आबद्ध शेडेड एरिया जो होगा, जो क्लोज्ड पार्ट होगा, उसका क्षेत्रफल हमेशा 6/7 r स्क्वायर होता है। याद कर लो जीवन भर के लिए कितना होता है, 6/7 r स्क्वायर होता है। r का मान यहाँ पर a दे रखा है, अब रख दो यहीं पर 6/7 a स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगे हाथ एक बात और जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पर 3 सर्किल रहे होते, कितने सर्किल रहे होते, 3 सर्किल रहे होते, और तीनों सर्किल को कुछ यूं सटा कर रखा गया होता, तीनों सर्किल को कुछ यूं सटा कर रखा गया होता ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसका अगर हमसे एरिया पूछता दोस्तों, तो इसका एरिया कैसे निकालते, तो आप छोड़ दो ट्रायंगल बनाना, इसका एरिया होता है 4/25 r स्क्वायर। क्या याद करना है, जब समान त्रिज्या के सेम रेडियस के 4 सर्किल को सेट किया जाएगा तो हमारा आंसर होगा 6/7 r स्क्वायर, और जब 3 सर्किल होंगे तो 4/25 r स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत पेट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है।
बेलन का व्यास क्या होगा? अ कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 40। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, एच मतलब 15 बराबर बेलन कितना पाई आर स्क्वायर, नहीं पता आर स्क्वायर, और एच कितना है 45। तो पहला तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और 15 तियाँ कितना हो गया आपका 45 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, सही है। अब ये कितना है 9 9 81 27 है आपका, 27 बराबर 3 आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, आर दोस्तों 3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा बेलन का व्यास क्या होगा? तो व्यास हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा। व्यास कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि रेडियस अगर 3 है तो डायमीटर कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे जाबाज एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी कर रहे हों, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ एमकेसी मतलब इंडियाज मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूशन साथ खड़ा है दोस्तों। सबसे कम फीस में, बहुत कम फीस में हम आपको रिटेन, आपका फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ बहुत वाजिब फीस मतलब बहुत कम फीस में प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9696330033 पे कॉल करें और हमसे जुड़ें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये के मूल्य पर बेचा गया, उनमें से एक पर विक्रेता को 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। ईच ऑफ द टू आर्टिकल्स इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000। On one item the seller makes a profit of 20% and on the other item he incurs a loss of 20%. Find the loss in the business. देखिए दोस्तों, जब दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा, उनमें से एक पर उसे X% का प्रॉफिट होगा और दूसरे पर X% का लॉस हो रहा होगा, तो ऑल अराउंड जो बिजनेस है वो X² का लॉस होगा, X² का लॉस होगा। बट इन दिस क्वेश्चन आपसे लॉस परसेंट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मच मतलब फाइंड द लॉस इन रूपी, कुल कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो जरा देख लो, फिर क्या करेंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। पहला सामान कितने का बेचा गया? आपने कहा सर 12,000 का। हमने बोला दूसरा कितने का बेचा गया? आपने कहा 12,000 का। मैंने पहले पर क्या हुआ? आपने कहा सर 20% का प्रॉफिट साफ साफ लिखा हुआ है, क्यों नहीं देख पा रहे? हमने कहा बेटा दूसरे पर क्या हुआ? आपने कहा सर 20% का लॉस हुआ है। हमने कहा इसका मतलब 4% का लॉस हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 4% का लॉस हो गया। अब मैंने पूछा कहाँ 4% का लॉस हो गया? आपने कहा ऑल अराउंड बिजनेस, ऑल अराउंड टोटल सौदे में 4% का लॉस हुआ है। तो टोटल सौदा 24,000 का था, 12,000 पे मत निकाल दीजिएगा। दो सामान को 24,000 में बेचने पर 4% का लॉस, जैसे बोला 4% का लॉस, वैल्यू 96% हो गई। 24,000 यहाँ से 1% निकालेंगे तो 24,000 अपॉन 96 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 100% की वैल्यू दोस्तों 25,000 आएगी। आप जानते हैं कि 100% मीन्स कॉस्ट प्राइस, 100% मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर कितने में बेचा? 24,000 रुपए में। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा था? 25,000 रुपए में। घाटा कितने का हुआ? 1,000 रुपए का घाटा हो गया। कितने का घाटा हुआ? 1,000 रुपए का घाटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A + B = 11 दे रखा है। A + B = 11, B + C = 13, C + A = 15। देन पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जो इसका मान होता है वो होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन जानने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी कभी प्रॉब्लम इस थ्योरम पर बेस्ड आए, जब भी कभी प्रॉब्लम इस थ्योरम पर बेस्ड आए और नंबर्स में 2 का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, 100 बार पूछा गया होगा तो 98 बार 2 का ही डिफरेंस रखा होगा। 2 का डिफरेंस हो तो हमारा करेक्ट आंसर केवल और केवल 12 होगा, 12 के सिवा कभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ मान रखें, कैसे मान रखेंगे, अरे समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। समीकरण 2 से 3 घटाएंगे, c कट जाएगा, a माइनस बी आएगा। समीकरण 1 से 3 घटाएंगे, डिफरेंस तो आ जाएगा, रखेंगे वैल्यू आ जाएगी। क्यों रखेंगे, आखिरकार हम जो साथ में हैं, हम जो साथ में आपके, जब भी कभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, नंबर्स में 2 का डिफरेंस होगा, चाहे उनके सम में 2 का डिफरेंस होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑलवेज 12 एंड 12 एंड 12 होगा। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल 10% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट। डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, 10 × 10 100 हो जाएगा। एसी चला दीजिए, 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट का मतलब 9, 30% का डिस्काउंट का मतलब 7, 9 का 7 से गुणा करेंगे 63 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 37% हो जाएगा। 10% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट, तो 9 सत्ते 63, 37, 9 सत्ते 63, 37। What will be the net discount and if there are 2 successive discount of 10% 30%, 9 और 7। करेक्ट आंसर 37% होगा, ऑप्शन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 37% होगा। किसी भी 10 को 10% से घटाएंगे तो 1 घटेगा, 20% से घटाएंगे तो 2 घटेगा, 30% से घटाएंगे तो 3 घटेगा। दोस्तों आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, इफ़ a + 2b = 3b - 4c = 5c - d = 5:2:3। बढ़िया सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपका CDS में भी पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, आपका CGL में पूछा जा चुका है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ी थोड़ी डिजिटल चेंज करके सवाल को पूछता है। आपके एग्जाम में आया हुआ है, पहली बार जब भी मिलेगा दिमाग खराब कर देगा। अगर किसी ने अगर किसी ने a + 2b / 3b - 4c = 5/2 रखा, फिर अगले को ऐसे सॉल्व किया, तो फिर गए काम से। आपको परीक्षा पास करना है दोस्तों। परीक्षा पास करने का सबसे मूल मंत्र है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। आपको हमेशा इसी टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। ज़रा देखिए तो, क्या ये 5 = 2 + 3 है क्या? आपने कहा हाँ सर, अभी दिखाई दिया। ये है थॉट प्रोसेस, यही तो हम सिखाते हैं आपको। दिस इज द थॉट प्रोसेस, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट द थिंग। कैसे सोचना स्टार्ट करोगे आप। 5 = 2 + 3, इसका मतलब a + 2b = 3b - 4c + 5c - d। ओके, अब सॉल्व कर लो बच्चा। a + 2b हमको चाहिए क्या, a + d चाहिए। a को अपनी जगह पे रखो और देखो ये d को इधर ले लो, तो a + d आ गया, बराबर d को मैंने बहुत d आ गया, बराबर सबको इधर भेजो, तो 3b + c - 2b। इसका मतलब ये क्या आ गया, 3b में से 2b गया, b
तो B प्लस C यही तो चाहिए था, A प्लस D बटे B प्लस C बराबर 1/1। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में ज़रूर होगा, बी ऑप्शन में है दोस्तों। 1:1 इज़ योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं वंस अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 480 मीटर इंटू 160 मीटर, अ पाथ ऑफ विड्थ 3 मीटर्स इज बिल्ड आउटसाइड द गार्डन, व्हाट इज द एरिया। बस आपको इतना ही जानना है, जब भी किसी आयताकार पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर की तरफ से अगर कोई रास्ता किसी ने बना दिया गलती से, गांव में प्रधान ने गलती से चक्रोड बना दिया, क्या बना दिया, चक्रोड बना दिया, और इस चक्रोड का आपसे एरिया पूछ लिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2W L प्लस बी प्लस 2W। W क्या है, विड्थ ऑफ रोड, रास्ते की चौड़ाई। L भी आप समझ ही रहे हैं, 2 गुणे W कितना है भैया, 3 मीटर, 3 मीटर, सही है ना। L कितना है 480, B कितना है, B कितना है 160, और प्लस कितना हो जाएगा 6, तो 3 और 1 400, 4 और 1 500, 8 6 40, 540, 8 6 14, 540, 546, 6 गुणे 546, यही तो, 4 और 1 5, 8 6 14, 5 1 6 हो रहा ना, 646, कितना भैया, ये गलत है, 646, 646 इकाई पर 6 यहाँ मिला, यहाँ भी है लेकिन 6 6 के 36 से कम है, अर्थात रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ था सी ऑप्शन में। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी हिंदुस्तान में MKC का कोई जोड़ नहीं है, सारे वही टीचर पूरी निष्ठा के साथ डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब कि आप समझ लो कि आप घर पर बैठे हो लेकिन हम आपके साथ साथ हैं। तो आप अच्छा, ऑनलाइन की फ़ीस भी सबसे कम और क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो आप बिना देर किए बिना सोचे 9696 330033 पे कॉल करें, जो भी आपको जानकारी लेना जानकारी लें, हमसे जुड़ें, हम आपके सिलेक्शन के प्रति उत्तरदायी हैं, रहेंगे, अंतिम समय तक चलेंगे, लास्ट दिन आपको विदा करेंगे ट्रेनिंग सेंटर। एक व्यक्ति यात्रा को कार से तय करता है, यदि वह 30% दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30% दूरी को कैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता हो, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अ मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 km/h, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 km/h एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 km/h, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी वाज। जब भी कभी परसेंट में करके, जब भी कभी डिस्टेंस को परसेंट में चेंज करें, बस बहुत प्यार से पूरी दूरी 100 मान लो। अब देखो 100 का 30% 30 किलोमीटर किस चाल से, 20 से। 100 का 60% 60 किलोमीटर किस चाल से, 40 से। 100 में से 60 30 90 निकल गया, बचा 10 किस चाल से, 10 से। ऊपर 100 है, नीचे देखो 1.5 3 4 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। दोस्तों क्या ही गजब का तरीका है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि p बराबर 2 पावर 3 3 पावर 10 इंटू 5, Q ये दिया है, इफ P इक्वल ये, Q इक्वल है, देन SCF। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में ज़रा देखिए क्या कॉमन है, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 5 यहाँ, मतलब 2 की पावर 3 कॉमन है, ठीक है ना। अब देखिए 3 यहाँ 10 बार है, यहाँ एक 3 है, 3 एक कॉमन हो गया, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि SCF ऑफ P एंड Q इक्वल 2 टू द पावर 3 एंड 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।
आमों के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देने से 40 रुपए में 4 आम कम प्राप्त होते। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ मैंगोज बाय 20% यू गेट 4 लेस मैंगो फॉर ₹40। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 40 रुपया अपने पास है, उसका 20% निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अब कितना आम आया? कितना? 4 आम। 4 मैंगो 8 रुपए में मिल रहा है, 1 मैंगो 2 रुपए में मिलेगा इस समय। बढ़ने के बाद मूल्य बढ़ा है 20% से, वैल्यू 120 और मॉडल 100। अब देखो जो प्राइस होगा पहले वाला वो 2 गुणे 100/120 होगा, क्योंकि पहले वाला प्राइस ही ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होता है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 गुणे 5/6 का मतलब 5/3, अर्थात कि 1 आम की कीमत 5/3 रुपया पहले थी। हमसे कह रहा है 15 आमों का मूल्य क्या होगा। जब मैं 15 आमों का मूल्य निकालूंगा तो हमारा करेक्ट आंसर 25 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25 रुपया। आइए अगला सवाल देख लेता हूँ। ये गलत गोला है किसी और पेपर का। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20%, 30% बढ़ाया जाए, घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 10%, 20%, 30% देन रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम? क्या लगाएंगे? 10 × 10 × 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 1000। 10% से बढ़ाया 11, 20 से बढ़ाया 12, 30 से बढ़ाया 13, 11 गुणे 12 इसका गुणा करके कितना आएगा? 1716। कितना बढ़ गया? 716। जब बेस 1000 हो तो 1 अंक पर दशमलव, डिफरेंस में 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर 71.6 हो जाएगा। 71.6 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ एक बहुत अच्छा ट्रिपलेट है, वो क्या होता है? x² - y², 2xy और x² + y²। ये एक है जो आपको याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है m² - n² अपान m² + n²। ये वाली भुजा 2mn हो जाएगी, इसी से 2mn हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? 2mn अपान m² + n²। यही कॉस थीटा का मान हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा दोस्तों, 2mn अपान m² + n²। आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, सब कुछ करो, सबसे बड़ी समस्या किताबें कौन सी पढ़ें। तो दोस्तों आपके लिए एमकेसी पब्लिकेशन ने जो किताबें लॉन्च की हैं, सारी किताबों को निचोड़ करके इसमें क्रीम भर दिया गया। मतलब कि बहुत ही बेस्ट किताबें आपके लिए हैं। अलग से आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, मॉडल पेपर लगाते रहें, क्लास अगर आप हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। इन किताबों को मंगाएं, 25% के डिस्काउंट पर ये किताबें अवेलेबल हैं। फ्री डिलीवरी भी, आपको घर तक हम किताबें फ्री पहुंचा रहे हैं। तो हमारे नंबर्स 969600330033 पे कॉल करके आप इन किताबों को आज ही ऑर्डर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, फर्श का क्षेत्रफल इतना है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 768 मीटर स्क्वायर इफ विड्थ इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। अच्छा, लंबाई जो है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 3/4 गुना है। तो मतलब लंबाई बटे चौड़ाई, लंबाई बटे चौड़ाई कितना हो जाएगा? लंबाई बटे चौड़ाई करेंगे 4/3 आ जाएगा। 4/3 मतलब लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो 4:3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4×3 = 12, 12x² बराबर 768, 12×6 = 72, 12×4 = 48। यक्स का मान 4 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब ना यक्स का मान 8 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इनके बीच में भाई ये 4 यक्स है,
ये 3 यक्स है, इनका डिफरेंस यक्स ही तो है, अर्थात कि हमारा करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 24 दिन में, ए एक काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से पूरे काम को, मतलब ए बी और सी मिलकर काम 12 दिन में, यहाँ से हम एलसीएम मतलब काम 120 यूनिट, 120 को 24 से भाग किया 5 आ गया, 30 से भाग किया 4 आ गया, 15 से भाग किया 10 आ गया। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सी अकेला 1 यूनिट काम करेगा। काम कुल 120 है, अर्थात कि सी को अकेले अकेले 120 दिन लगने वाला है। कितना दिन लगने वाला है? 120 दिन वर्क एंड टाइम का सीधा सा सवाल है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल 6:7:8। कई बार का पूछा गया सवाल है दोस्तों। हमने इसको मान लिया, देखिए ये रेशियो है, तो रेशियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाता, वही सवाल की खूबसूरत बात है। तो ये हो गया आपका 6x, ये हो गया आपका 7x और ये हो गया आपका 8x। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और यही बराबर 7 6 13 8 21 यक्स आ जाएगा। देखो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। अब a प्लस बी प्लस सी सवाल में 14 दे रखा है, ये छोटा वाला a प्लस ए बी सी है, तो 14 दूनी 28 बटे 21, यही बराबर हमारा यक्स है। यही बराबर क्या है? यक्स है। 28 बटे 21 ये हमारा यक्स है, और तो ये कहीं से कट नहीं रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास क्या है? a प्लस बी प्लस सी 14 है, a प्लस बी प्लस सी 14 है। अगर मुझे c चाहिए तो आप 14 में से a प्लस बी घटाएंगे, a प्लस बी 6 यक्स है, तो 6 यक्स का मान 28 बटे 21 है। 28 बटे कितना है? 21 है, सही है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, अर्थात सी का करेक्ट आंसर, सी का मान 6 हो जाएगा, जिससे इस सवाल का करेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, यक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बहुत बुलंद क्वेश्चन है। यक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यक्स माइनस ए इज टू, यक्स माइनस बी इज टू, यक्स माइनस सी, 10 11 12, ए बी सी चाहिए। जब भी कभी ऐसा सवाल आए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो बस कुछ मत करना, ए चाहिए, ए चाहिए, तो ये ए चाहिए तो क्या कर लो, इसको हटा दो, देखो जोड़ दो, कितना आएगा? 23। बी चाहिए, क्या चाहिए? अब बी चाहिए। अगर बी चाहिए तो अब क्या करो, इसको हटा दो, इसको जोड़ दो, कितना आ गया? 22। और ऐसे ही सी चाहिए तो इसको हटा दो, इन दोनों को जोड़ लो, 21। 23 22 21 कहीं पर करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत सुपर्ब कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सीडीएस तक में आपका ये सवाल आ चुका है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए चाहिए तो ए को हटा लो, बाकी जोड़ दो, बी चाहिए, जो चाहिए, ए चाहिए तो पहला हटा लो, बी चाहिए दूसरा, बाकी जोड़ते चले जाओ, आपको आपके सवाल का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी नहीं, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, इसका मान क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आए, तो जब ये सवाल सिमेट्रिकल हो, देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, सबको बराबर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ए बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर बराबर 2a आ जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब ये तीनों आपस में बराबर ही हैं तो क्या मैं इसको 3 गुणे 1/1 प्लस ए लिख दूं? आपने कहा लिख दो, 3 गुणे 1/1 प्लस ए का मान 2 है, आपका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी कह लीजिए आपके सिलेक्शन के लिए है, तो 199 से MKC स्टार्ट करता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, साथ ही साथ हमारी पूरी टीम का और हमारे बॉस मतलब सौरभ सर का आपको मैजिकल गाइडेंस भी प्राप्त होता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी कहीं ना भटकें, हमसे जुड़ें और अपने आप को सेलेक्ट करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, कह रहा है सेक थीटा x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, y बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे, ये भी बहुत बुलंद सवाल है, तो बस आपको इतना समझना है कि जहाँ कहीं पर x इंटू वाई बराबर 1 हो, जहाँ कहीं पर x इंटू वाई बराबर 1 हो, ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अब इसका मान 1 होता है, तो जब भी कभी सेक स्क्वायर थीटा जब भी कभी x इंटू वाई, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जब भी कभी x इंटू वाई बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस वाई, चाहे 1 पावर हो, 2 पावर हो, 10 पावर हो, यहाँ पर x y पर n पावर हो, सब का मान 1 ही होता है दोस्तों। अर्थात कि इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। अगला सवाल, हाँ ये पक्की बात है कि ये सब वो सवाल हैं जिनको अगर आप नहीं किए रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 1 है। बस आपको इतना ही समझना है कि जब x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, जब x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, तब आपको इतना ही जानना है कि x क्यूब का मान -1 होता है। अर्थात कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस होता है तो वैल्यू 0 आती है। वैल्यू क्या आती है, 0। यहाँ देखो पावर में कितने का डिफरेंस, 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, मतलब इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस केवल कॉन्सेप्चुअल जानकारी पर क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी 80, 10% का लाभ ले लिया 110। सही है। अब देखो ये सेलिंग मार्क्ड प्राइस है, हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कम का मतलब नीचे ज़्यादा, 825 गुणे क्रय मूल्य कम 80 बटे 110, 80 बटे 110। 0 से 0 कैंसिल कर लेता हूँ, 8 5 13 कट रहा है, 11 7 77 आ जाएगा। 77 का मतलब 5 11 5 55। करेक्ट आंसर 8 पौने 6 होता है, 600 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 600 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है। कोई एक त्रिभुज है जिसका अंतः केंद्र I, कोई इसका अंतः केंद्र है दोस्तों। I क्या है, अंतः केंद्र है, और ABC कोई ट्रायंगल है। बस आपको ये पता है कि यहाँ पर बनने वाला कोण 90 प्लस एंगल A/2 मतलब वर्टेक्स एंगल होता है। A 60 दे रखा है, तो जब मैं 60 का आधा 30 जोड़ूंगा तो आपका उत्तर 120 हो जाएगा, जो B ऑप्शन में है। कितना हो जाएगा, 120। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, दीर्घतम जीवा। देखो आपसे इसकी इंग्लिश पढ़िए, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 324 पाई, द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। डायमीटर मतलब व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। पाई r² बराबर 324 पाई दिया है, यहाँ से r बराबर 18 आ जाएगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड 36 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये रहा इस सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये 25 सवाल जब भी आप बैठ के लगाएंगे तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि ये पेपर आपके लिए बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। यूँ ही हम मिलते रहेंगे लगातार मॉडल पेपर के साथ। हमसे जुड़ें और अपना सिलेक्शन पक्का कराएं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मेरे कल्सी क्लासेस एंड यू हैव स्टार्टेड
to watch a model paper of GK regarding with the ICGAC examinations, Indian Coast Guard Assistant Commandant examinations. All of us know that this is a commissioned entry exam, so that's why we are more focused with on that exam with model paper solution. So that's why we are providing to you these model papers, and this model paper contains 25 questions of the GK section, and each question has been designed marvelously. So that's why you should focus on the nature of questions, and on the basis of that you should prepare your preparation for the next level. Okay, so now come to the first question. The ruler of which dynasty had started the custom of allotting taxless land or village in grant and without tax? Initially the land was given to the landlords on the basis of collection of tax. If you pay me taxes, in return I will give you land. But taxless land or village were granted during which dynasty? This was the dynasty of Satvahan. It was the Satvahan dynasty. Satvahan dynasty. Okay, this is Satvahan dynasty. So that's why the correct answer is A. Now come to the question number 2. Question number 2. Where was the capital of Satavahana state? Satavahana was ruling over the central India in the ancient history. So that's why the Pratishthan may be the correct answer. Maybe is the correct answer. Pratishthan, because Pratishthan was the capital of Satavahana. Capital of Kanishka was located in Puruzpur, Peshawar. So now Peshawar is the capital. Was the capital of Kanishka. Kanishka was related to the Kushana dynasty. Okay, now before moving ahead, there is some letter information for you. CDS, CAPF, FCAT, these batches are launched in the MKC, and on time to time we are covering a lots of events of students. That's why we are providing these batches offline basis and even online basis also. And for the further information, you may call us 9696330033. But keep in mind that we have a limited time offer for you, and these offers are coupled with the features like written SSB interview, physical session, study material, spoken English, doubt counter. Okay, and we have also the medical health facilities also. Okay, now come to the next question. Next question is all about who had established Sunga dynasty after killing the last Mauryan emperor Brihadrath in 185 BC. So Pushyamitra Sunga was the founder of the Sunga dynasty, because by killing the last ruler of Maurya dynasty Brihadrath, he established the Sunga dynasty, Pushyamitra Sunga. Okay. Now come to the question number 5. Which of the following state proved to be a milch cow for the British? So Britishers के लिए कौन दुधारू गाय साबित हो गया? एक तरीके से मिल्च काउ का मतलब है a cow which continuously can be milched. Okay, लगातार इससे दूध निकल सकता हो तो उसे बोला जाता है अवध स्टेट को, अवध राज्य उससे माने में था. ठीक. Now match the list 1 with list 2 and choose the correct answer from the quotes given below. Hyderabad. So there are some states and there are some founders. Now you will have to match which founder is related to which state. Okay, Awadh was established by Saadat Ali Khan. So A2B1, yes, A2B1 C4 D Sadullah Khan. Yes, A2B1 C4 D3. This is the correct answer. Okay, this is the correct answer. So option B, it is located at ranked at option B. That's why B answer is the correct. Now come to the question number 7. Subhash Chandra Bose was president of Congress in which session? So it was the session of Haripura session in 1938 when he presided over the Congress. Now come to the question number 8. Under which article of the Constitution there is the provision for constitutional remedies? Article 32 of the Constitution provides constitutional remedies for the violation of fundamental rights. That's why it was called as the heart and soul of the Constitution. Constitutional remedies by the Bhimrao Ambedkar.
Now question number 9, which of the following fundamental right was recognized the heart and soul of the constitution by Dr. Bhimrao Ambedkar? I have told you earlier that was the constitutional remedies. The option B is the correct, because constitutional remedies, in the absence of constitutional remedies, you can't get any kind of fundamental right. Okay, which of the following which of the following writ can be issued to free an individual? So this is habeas corpus. Habeas corpus is issued by the either by the High Court or the Supreme Court. Habeas corpus for the release of an individual from a kind of a hostage. Okay, so before moving ahead, there is information for you: CDS, CPF, FCAT, ICGAC and ACC. For your online preparation, we have provided you with some facilities. If you download our MKC Learning app, you will get all the facilities available in our online sections, and it has been provided to you with a very affordable price and cheap price. That's why we have tagged a line, that is सबसे सस्ता सबसे अच्छा है, most cheap and most best. Okay, but it is coupled with a limited time offer, so that's why you should call with very today 9696330033. This is the number, and if you can call us on this number. Now come to the next question. Who is the explainer and the guardian of the Constitution? So Supreme Court of India is considered as the explainer and guardian of the Constitution under Article 32. Who established the judicial organization in India? So Cornwallis is considered as the founder of the judicial system in India. Now caves of Ajanta and Ellora are located in Maharashtra, and the district of Aurangabad of Maharashtra, these are located here. Now question number 14, recently 13th constitutional amendment is related to which country? यानी किस देश का ऐसा संविधान संशोधन है जो 13वां चर्चा में रहा है, ये सवाल पूछा गया है एक्चुअल में. ठीक है, तो 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू द श्रीलंका. बेसिकली इट वाज रेज्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अ हेड ऑफ श्रीलंका इन द इंडिया. ओके, which of the following city is known as the pink city? So pink city is the capital of Rajasthan, that's why Jaipur is the correct answer. Now come to question number 16, means maximum seat of legislative assembly is in which states? So this is Uttar Pradesh with the 403 and 403 sheets. Now if you want to prepare on its own, then you may buy MKC publications book. Okay, either is it whether it is of GS, science, physics, chemistry, maths, so whatever you want to prepare, all these books are available here in both the mediums, Hindi and English, with 25% discount, and it is coupled with the free delivery. Okay, so now come to the next question. Next question is all about highest peak of South India. So highest peak of South India is Anaimudi, located at Annamalai Hills. Question number 18, which is not matched Army Day. The first option is the wrong, because it is not matched, because Army Day is celebrated on the 15th January. The date of taking charge of the first Army General, 15th January. 15th January is celebrated as the Army Day in India, while the Air Force Day is the correct, because it is celebrated or observed on 8 October. World Water Day is also on 22nd March, and Republic Day, of course, 26th January. Question number 19, Arjuna Award is related to sports, because Arjuna Award is given away to the sports persons. Okay, the first woman chief judge of High Court, so Leela Seth is the correct answer, because he was the first woman chief judge of High Court, especially in the Himachal Pradesh. In which year the RBI established? RBI was established on the 1st April of 1935. 1st April. In which year DRDO founded? So DRDO was founded in 1958. MKC Learning app, I have told you earlier about it, and all the online courses and online test series are available with this app, and if you download it, you may find all the feature, open session, notes, PDF, recorded lectures, daily practice session, doubt counter, all are coupled with this. Okay, so now come to the next question number 23. What is the currency of Bhutan? Nagul term, very famous, and it has been asked millions of times. Okay, now question number 24. Tilak formed his home rule league. Actually, it is Home Rule League, not Home League. Tilak formed his Home Rule League in 1916 at Belgaum. Belgaum was located, or is also located in Karnataka at that time, and in the present also. Okay. Question number 25. Who led the Salt Satyagraha in Bhagalpur? So Salt Satyagraha in Bhagalpur was led by, or was pioneered by, the Mahadev Lal Saraf. So these were the 25 questions from our
from our end. Now it's your turn to comment in the comment box about what was your score in this question paper or the model paper of GK, and give me or give us some precious suggestions to improve this variety or brand of this model paper. Okay, so see you soon in the next video. Till then, जय हिंद, जय भारत. जय हिंद एवरीवन. मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर गर्ल्स क्लासेस, आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर. किस चीज़ का? ICGSE का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन. पैटर्न क्या है ICGSE का, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है, सब इसी मॉडल पेपर के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूँ. तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा देखेंगे आप. ठीक भाई, चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आ जाओ भाई. पहला क्वेश्चन ये देखिए. अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्लोज पैसेज या क्लोज, हाँ क्लोज पैसेज कह लो उसको. मतलब एक पैराग्राफ होता है जस्ट लाइक दिस पैराग्राफ, उसमें बीच बीच में कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, ब्लैंक स्पेस, कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस गिवन होता है कि भाई ये जो मिसिंग वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ मैं, जैसे यहाँ पर एक मिसिंग वर्ड है आपका, दूसरा मिसिंग वर्ड है आपका, तीसरा मिसिंग वर्ड है आपका, चौथा मिसिंग वर्ड है आपका, पांचवा मिसिंग वर्ड है आपका. एक पैसेज शॉर्ट पैसेज है, इसमें से 3 वर्ड्स क्या हैं, मिसिंग हैं, और ऑप्शन दिया गया है. पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो पैसेज को समझ करके और फिर आप सेलेक्ट करेंगे भाई यहाँ पर फर्स्ट जो आपका मिसिंग वर्ड है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड्स हो सकता है. तो चलो हम लोग तेजी से करते हैं इसको. बहुत बढ़िया आपका पेपर है. करेक्ट, द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स, कुछ चिड़ियों के जो पंख थे, आर सो स्मॉल, थे नहीं हैं. द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे आर फॉर फ्लाइंग. चिड़ियों के पंख अगर बहुत छोटे होते हैं तो चिड़ियाँ फिर उड़ नहीं पाती हैं. एक होता है ना कि भाई एक इतनी बड़ी चिड़िया है तो इसका इतना बड़ा पंख होना चाहिए तभी ये उड़ पाएगी आसमान में. तो बोल रहे हैं भाई कि कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनका जो पंख होता है इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो उससे उड़ नहीं सकती हैं. मीन्स अगर यहाँ देखा जाए, द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे मतलब कि उनके विंग्स, दे आर यूजलेस, यू कैन से दे आर यूजलेस फॉर फ्लाइंग. वो उड़ने के लिए क्या होते हैं, बेकार होते हैं, मतलब उड़ने में मदद नहीं कर सकते हैं चिड़िया की. अच्छा भैया, अगला देखो. अगला गया अर्लियर, पहले, सच बर्ड्स, यही चिड़ियाँ क्या थी, पहले इन चिड़ियों के पंख जो अब छोटे हो गए हैं वो पहले क्या थे, पहले अर्लियर सच बर्ड्स कुड फ्लाई, पहले उनके पंख भैया थोड़ा बड़े रहते थे ना, धीरे धीरे छोटे हो गए. पहले चिड़ियाँ उड़ सकती थी, अर्लियर पहले, सच बर्ड्स यही चिड़ियाँ जिनके पंख बहुत छोटे हो गए उड़ नहीं पाती हैं, ये चिड़ियाँ पहले फ्लाई कर सकती, उड़ सकती थी. अच्छा, बट अगला देखो भैया, बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ, कई सालों तक, कहाँ रहने पर, तो भैया यहाँ ईयर्स हो जाएगा. बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन प्लेसेस वेयर दे हैड नो, जहाँ पर उनको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, जहाँ पर उनको क्या नहीं मिला भैया, जहाँ पर उनको, अच्छा जहाँ पर वो उनको आसमान, खुला आसमान नहीं मिला उड़ने के लिए. ये देखो, जहाँ पर उनको क्या नहीं मिला, स्काई नहीं मिला, मतलब खुला मैदान नहीं मिला उड़ने के लिए. देयर वाज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई एंड दे, जहाँ पर उनको उड़ने के लिए मैदान नहीं मिला, मतलब उनको बंद रखा गया. धीरे धीरे फिर उस चिड़िया के पंखे छोटे हो गए, उड़ने लायक नहीं रह गए बेचारे पंख. एंड दे, अगला क्या भैया, एंड दे क्राउल्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब चिड़ियों को क्या किया गया कि उनको रखा गया कि भाई देखो यहाँ पर बंद कमरे में चिड़ियाँ रखी जाएं और इनको उड़ने के लिए वो आसमान नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगी, फिर जो भी चिड़िया होगी ज़मीन पर रहेंगी
तो क्रॉल मतलब होता है रेंगना, क्रॉल क्या रेंगना। तो जब बहुत सालों तक किसी प्रजाति की चिड़िया को, पक्षी को आप उड़ने का मौका नहीं देंगे तो उसके वो जो पंख हैं जब काम नहीं करेंगे धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे भैया। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपका ये क्लोज पैसेज था। थोड़ा सा समझना रहता है, बहुत आसान होता है यार, ये सब टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली। अगर इस 100 पैसेज कर लो तो एक आइडिया खुद ही जनरेट हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व क्लोज पैसेज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भैया क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका साइनो है भैया। ये क्या चीज़ है? ये आपका साइनो पूछ रहा भैया। सिनोनिम पूछ रहा, अफ्लुएंट वाला होता भैया अमीर, धनी आदमी, तो वेल्दी कर दो भैया, वेल्दी हो जाएगा इसका। प्रेशर कीमती होता है, बेनेवोलेंट होता है उदार या दानी, फ्रेंडली में होता है मित्र जैसा या मित्रवत। देखें सेना में अगर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले संस्थान की बात करें तो उसमें मेजर कलसी क्लासेज प्रयागराज का नंबर 1 पर आता है भैया, प्रयागराज नंबर 1 पर आता है। तो इसमें कोई बहुत बताने समझने की बात नहीं है, दुनिया जानती है, पूरा ब्रह्मांड जानता है इस बात को। ठीक, हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ डिफेंस से रिलेटेड जो जो चीज़ आपको चाहिए, रिटन, मेडिकल, फिजिकल, A to Z सारी चीज़ें जो हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने व्यवस्था कर दिया भैया। बड़े अमीर आदमी हैं वो। आगे देखिएगा, ये देखो साइनो फिर पूछ रहा है ये देखो साइनो किसका पूछ रहा है भैया? ऑब्ड्यूरेट वाला होता है जिद्दी, बहुत हठी, कि जो ठान लिया तो ठान लिया फिर। तो भैया ऑब्ड्यूरेट का आंसर हो जाएगा स्टबर्न, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। केयरलेस भैया, तो भैया ऑब्ड्यूरेट का आंसर हो जाएगा स्टबर्न। केयरलेस लापरवाह, कैलस निर्दयी, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत। अगला देखो भैया साइनो फिर आ गया, अपोजिट का साइनो, अपोजिट होता है भैया उपयुक्त, उचित या सही, आंसर हो जाएगा बेटा इसका एप्रोप्रिएट हो जाएगा। काइंड दयालु होता है, एलोकेंट अच्छा बोलने वाला, वाकपटु फेवरेबल होता है अनुकूल या सही। अगला देखो एनिहिलेट, ये भी साइनो है, ये भी आपका साइनो हो गया। तो एनिहिलेट का साइनो, अच्छा भैया मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, उन्मूलन कर देना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ये साइनो बन गया। इनिशिएट प्रारंभ करना होता है, सॉल्व हल करना, डेड्यूस मतलब होता है अनुमान लगाना। एंटोनिम आ गया भैया आपका डिसीट, एक आपका नाउन है, मतलब होता है धोखा। तो धोखा का भैया एंटो क्या बन जाएगा? तो भैया धोखा के एंटो बन जाएगा ऑनेस्टी बन जाएगा, ईमानदारी। आप बोलोगे भैया सिंसियर क्यों नहीं बनेगा? अरे भैया देखो क्वेश्चन अगर आपका नाउन है तो इसका आंसर भी नाउन होना चाहिए, वो चाहे एंटोनिम हो चाहे साइनो। कोई क्वेश्चन नाउन तो उसका जो भी साइन हो, जो भी एंटो होगा वो भी नाउन ही होगा 100%। और इका है भैया एडजेक्टिव है, इका है नाउन, तो नाउन नाउन इसलिए यही आंसर बनेगा। सिंसियर ईमानदार, नेचुरल प्राकृतिक या असली, प्लेनलेस होता है समतल। चलो भाई इका भैया ये एंटोनिम है आपका। कासल होता है सावधान, अच्छा तो सावधान के भैया एंटो हो जाएगा आपका, एंटो भैया केयरलेस लापरवाह, ये भैया आंसर हो जाए। और भैया ये देखो वाचफुल, अलर्ट, थॉटलेस, ये तीनों तो बन गए इसके साइनो। और इसका एंटो पूछा तो एंटो हो जाएगा आपका केयरलेस लापरवाह, सावधान लापरवाह, और ये तीनों की मीनिंग सावधान। ये देखो रिप्रीमेंडेड मतलब किसी को डांटना फटकारना यार, रिप्रीमेंड किसी को डांटना फटकारना। अब भैया एंटो तो किसी की तारीफ करना हो जाएगा, प्रेज्ड हो जाएगा। रिब्यूक डांटना फटकारना, एडमोनिश डांटना फटकारना, ये साउटन होता है चिल्लाना, तो रिप्रीमेंड का एंटो हो जाएगा प्रेज्ड। एमकेसी लर्निंग ऐप, मैं तो देखो बार बार एक बात बोलता हूँ कि इस समय पता नहीं क्यों इतना खुश होकर के हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं फीस उस इतना कम कर दिए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कि मतलब जितना कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा फीस कम यार। और हाँ एक बात और बता दें कि चैलेंज करते हैं हम, मैं आज सर इस बात को चैलेंज करता हूँ
कि जो चीज़ आपको यहाँ 2000 मिल जाएगी वो आपको बाहर 20,000 में भी नहीं मिल पाएगी। कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो भैया देखो MKC लर्निंग ऐप में जो आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चीप एंड बेस्ट, खरीदो भैया, पढ़ो यार, सेलेक्ट हो जाओ। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है भैया, एब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई ना पड़े, जो अमूर्त हो, ना दिखने वाला। तो भैया इसका एंटो हो जाए कंक्रीट, मतलब जो दिखाई पड़े, जो मूर्त हो, दिखने वाला। लिक्विड भैया आपको पता है, ब्रॉड में होता है चौड़ा, ट्रांजिएंट में होता है अल्पकालिक, जिसका ड्यूरेशन बहुत कम हो। लिक्विड में तरल होता है। अगला देखो भैया, देखो एडीएम आ गया भैया, एडीएम टू लीप इन द डार्क। लीप में होता है छलांग लगाना, डार्क, अंधेरे में भैया कूद जाओ कहीं, मतलब कोई ऐसा काम करो कि उसके आगे चिंता आपको ना हो कि क्या होगा उसका रिजल्ट, बिना रिजल्ट जाने कोई काम कर बैठना, मतलब हो जाएगा एक ऐसा एक्शन जो केयरलेस हो, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। लापरवाही से कोई काम कर दें आप, लापरवाही से कोई काम करना, बिना अंजाम जाने कोई काम कर बैठना। ही इज़ आउट एंड आउट, ये क्या है, ये भी आपका ईडियम है। एक होता है पूरी तरीके से, ही इज़ आउट एंड आउट अ लायर, पूरी तरीके से झूठा आदमी है। तो भैया थारोली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, टोटली, थारोली पूरी तरीके से, ऑप्शन डी हो जाएगा। टू स्मेल अ रैट, कहीं पर कोई गड़बड़ होना, कहीं पर कुछ गड़बड़ है भैया, मतलब टू स्मेल अ रैट, कहीं पर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक आर डिसीज, किसी के चाल को या धोखे को समझ जाना, कोई आपको धोखा देने वाला है, कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है, उसको समझ जाना, मतलब दाल में कुछ काला होना या कहीं कुछ गड़बड़ होना। देखें, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, मतलब मेन मुद्दे पर ना आना, बहुत घुमा फिरा करके बात करना। पैसा मांगने गए हैं तो क्या कर रहे हैं, बीट अबाउट द बुश कर रहे हैं, बहुत चाटुकारिता बतला रहे हैं, बाद में 3 घंटा बाद बताएंगे भैया हमको 500 रुपया चाहिए। तो बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है भैया, नॉट टू कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर ना आना। आजकल के आदमी सब ऐसे हैं ना, 500 रुपये मांगना होगा, 3 घंटे आपका दिमाग चाटेंगे, पहले आपको चापलूसी करेंगे, मतलब पॉइंट पर नहीं आएंगे। अगला देखो, टू फ्लॉग अ डेड हार्स, ये देखो भैया जब डेड हार्स है, हार्स मर गया है, उसको फ्लॉग कर रहे हो आप, कोड़ा मार रहे हो, गलत बात है। मरे हुए घोड़े को आप अगर कोड़ा मार रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है ये। आप क्या कर रहे हो, व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू चीज़ में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है आपको बताएं, यहाँ गिवन ऑप्शन में अगर हम देखें तो टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज़ आउट ऑफ डेट, ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करवाने की कोशिश करना जो इस समय आउट ऑफ डेट है, पुराना हो चुका है। टू बीट अ हॉर्स दैट इज़ डेड, नहीं। टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स, टू ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम अ वीक हॉर्स, नो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गिवन ऑप्शन में यही बेस्ट आपका आंसर बन सकता है। अगला देखें, 20-25% के डिस्काउंट है भैया। जितनी पुस्तकें हमारे यहाँ से पब्लिश हो रही हैं, जितनी पुस्तकें पब्लिश हो रही हैं, सब पर 25% के डिस्काउंट, ठीक। एकदम कोई बुक हो आपका, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, CDS, NDA, ICGAC, किसी भी चीज़ की बुक पर सब पर 25% मेगा डिस्काउंट। ले लियो भैया, फ़ायदा उठा लियो, नहीं तो फिर। अब देखो भैया, इका है स्पॉटिंग एरर। ग्रामर के जो रूल्स हैं, ग्रामर है उसको पूछने का एक पैटर्न है। एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है ABC में, तो ग्रामेटिकली कहीं कोई एरर हो पार्ट A या पार्ट B या पार्ट C में, तो उसको अपना आंसर बनाएं आप, और कहीं कोई एरर ना हो तो आंसर टिक कर दें आप ऑप्शन D, यानी कि नो एरर। अच्छा भैया, नो सूनर द प्लेन लैंडेड, जैसे ही प्लेन, अजय देखो भैया, नो सूनर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ तो रूल ऑफ इन्वर्जन आएगा, यानी कि द प्लेन से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लैंडेड की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, नो सूनर डिड यहाँ लगा दो आप,
जब कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, क्योंकि लैंडेड है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आप द प्लेन के पहले लगाओगे डिड, और जब डिड लग जाएगा हो जाएगा लैंड, LAND, यानी कि ऑप्शन ए में एरर है। रूल ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर अप्लाई करना था, जो कि किया नहीं गया था। देखो ये तो मैं आपको केवल मॉडल पेपर के थ्रू ये बताना चाहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने पैटर्न हैं इंग्लिश में। अगर आपको थारोली किसी चीज़ को सीखना हो, इंग्लिश का नॉलेज अगर आप चाहते हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, तो भैया हमारे पास दो प्लेटफार्म्स हैं, एक ऑफलाइन का, एक ऑनलाइन का। आप किसी से भी फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। नीदर ऑफ द थ्री, ये देखो भैया ये नीदर का है, अगर ऑफ के पहले नीदर आ रहा है तो मतलब ये प्रोनाउन है, और एज प्रोनाउन नीदर हो चाहे ईदर हो, इसका प्रयोग होता है केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए। इधर मामला 3 का चल रहा है, 30 गड़बड़ हो गया, तो नीदर के स्थान पर आपको का यूज़ करना पड़ेगा, नन का यूज़ करना पड़ेगा। संख्या 2 हो, बोलना हो भाई दोनों में से कोई नहीं, तब आप नीदर का प्रयोग करते हो। संख्या 3 या 3 से अधिक हो, बोलना हो भैया इसमें से कोई नहीं, तो आप नन का प्रयोग करते हो। ये देखो भैया, अगला देखो 21वां, इसमें का भैया ये है आपका भैया एक कंडीशनल सेंटेंस जो पास्ट की बात करे। यदि आपने परिश्रम किया होता तो आप अच्छे अंक प्राप्त किए होते, यदि आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस में यदि आप कंजंक्शन ऑफ कंडीशन इफ़ का यूज़ करोगे तो इफ़ के बाद में जो वर्ब आएगी वो हैड प्लस V3 में होगी, जो दूसरी वाली वर्ब होगी वो वुड हैव प्लस V3 में होगी। कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग कंजंक्शन इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं। इन दैट केस उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है इफ़ के स्थान पर डायरेक्ट सेंटेंस को हम हैड से स्टार्ट कर देते हैं। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट हैड से स्टार्ट होगा, उसके बाद में आएगा V3, सही है। जो दूसरी वाली वर्ब होगी उसके साथ में आएगा आपका वुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव V3। तो यहाँ इन्होंने गलत कर दिया है, पार्ट सी में एरर है। आई वुड हैव नॉट मेड ये होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलती हो गई है, पार्ट सी में एरर है। अगला देखो भैया, ये तो भैया आ गया आपका पैसेज, शानदार पैसेज। भैया देखो प्रीवियस ईयर उसमें आया है किसी एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में नहीं, 2-2, 3-3 एग्ज़ाम में आया है। सब इकट्ठा करके रखे हैं आपके लिए भाई, बड़ा अच्छा कंटेंट्स, परेशान ना हो बिल्कुल। आप देखिए भैया, देखिएगा मैं पैसेज को रीड कर रहा हूँ और बहुत अटेंशन अपना जो है मेरे और ड्रा कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से अटेंटिवली सुनिएगा, बहुत फास्ट पढ़ूंगा मैं। द स्टोन एज, पाषाण काल, वाज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में एक युग है आपका जिसका नाम है स्टोन एज, पाषाण काल। विच बिगेन, जो प्रारंभ हुआ था, इन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन BC, जो लगभग 2 मिलियन BC पहले स्टार्ट हुआ था लगभग, एंड लास्टेड और चला था अंटिल 3000 BC, और लगभग ये 3000 BC तक चला था। ड्यूरेशन बता रहे हैं, हिस्ट्री में एक स्टोन एज है या था जिसका ड्यूरेशन था अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 मिलियन से 3000 BC तक। इट्स नेम, इसका नाम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोन टूल्स एंड वीपन्स दैट मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। इसका नाम भैया स्टोन एज क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोजा कि उस समय के जो हथियार हुआ करते थे, जो उपकरण हुआ करते थे, जो टूल्स हुआ करते थे, वो सब पत्थरों के बने हुए थे, तो उसका नाम इन्होंने रख दिया स्टोन एज। अच्छा भाई, दिस पीरियड, ये जो आपका स्टोन एज था, वाज डिवाइडेड, इसको बांट दिया गया था इनटू द पैलियोलिथिक, पाषाण काल, मीजोलिथिक, मध्यपाषाण काल एंड न्यूलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल। यानी जो आपका ये स्टोन एज था इसको 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक, और नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज। अच्छा भैया, ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड क्या बताए, पैलियोलिथिक, ड्यूरेशन बता रहे हैं 2 मिलियन से लेकर के 8000 BC तक, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इसी का था, पैलियोलिथिक का। इस समय क्या हुआ, द फर्स्ट हैचेट एंड द यूज ऑफ, द फर्स्ट हैचेट मतलब पहली कुल्हाड़ी, पहली बार जो कुल्हाड़ी बनाई गई वो इसी पीरियड में थी, किसमें, पैलियोलिथिक में। एंड द यूज ऑफ फायर फॉर, और फायर का यूज, एंड यूज ऑफ फायर फॉर
फॉर हीटिंग एंड कुकिंग वर डेवलप्ड, और पैलियोलिथिक एज में ही आग का निर्माण हुआ चीज़ों गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट, परिणामतः एज अ रिजल्ट ऑफ द आइस एज। अब देखो भैया, उसी पाषाण काल में एक एज और उत्पन्न हो गया, कौन? आइस एज, मतलब जिसको हम बोलते हैं हिम युग, मतलब बर्फ पड़ने लगी भैया। विच इवॉल्व, जो विकसित हुआ, जो चला अबाउट 1 मिलियन ईयर्स। ये जो आइस एज था ये लगभग 1 मिलियन वर्ष तक चला, मतलब 10 लाख वर्षों तक चला ये। इन द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में ही 10 साल तक ये आपका आइस एज भी चला उसी में। पीपल वर फोर्स टू सीक शेल्टर इन केव्स। अब बेचारे लोग इतना ठंडी पड़ने लगी, लोग मरने लगे, अब मजबूर हो गए लोग क्या करने के लिए? वियर क्लोथिंग्स, कपड़ों को पहनने के लिए। शरण तलाशने लगे भैया केव में, कहीं जाकर यार हम अब ठंडी से बचने के लिए कहीं जाके छुपे हैं। एंड डेवलप्ड न्यू टूल्स। अब इन लोगों ने क्या किया? आइस एज में, वही पैलियोलिथिक एज में जो आइस एज आया, अब नए नए इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए। अच्छा, ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, जो दूसरा वाला एज था मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, जिसका ड्यूरेशन था 8000 से 6000 के बीच में, मीन्स केवल 2000 साल तक ये चला। इसमें क्या हुआ? पीपल मेड, लोगों ने बनाने स्टार्ट किया क्रूड पॉटरी, मतलब ऐसे उल्टे सीधे मिट्टी के बर्तन। एंड द फर्स्ट फिश हुक, और मछली पकड़ने वाला हुक। टुक डॉग्स, इस समय लोग कुत्तों को ले जाने लगे फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। एंड डेवलप्ड अ बो एंड एरो। इसी काल में यानी मेसोलिथिक काल में ही इन लोगों ने धनुष बाण का निर्माण किया। विच वाज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता रहा अंटिल द 14th सेंचुरी एडी। 14th सेंचुरी एडी तक इसका यूज़ किया जाता रहा। किसका? यही धनुष बाण का, कुत्तों का हंटिंग में प्रयोग। अब देखो भैया, द न्योलिथिक एज, जो लास्ट वाला था आपका नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल था, इसका ड्यूरेशन क्या था? 6000 से 3000, मतलब 3000 वर्षों तक ये भी चला। इसने साथ देखा कि ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग सीप, अब जो मानव जातियाँ थी वो घर में सीप पालना स्टार्ट कर दी, गोट्स पालना स्टार्ट कर दी, पिग्स को पालना स्टार्ट कर दी, कैटल्स, गायों बैलों को पालना स्टार्ट कर दिया गया। बिकमिंग लेस नोमैडिक दैन इन द प्रीवियस एजेस, और लोग पहले जैसे एक बंजारा टाइप के हुआ करते थे, आज यहाँ हैं कल, मतलब कोई अस्थायी आवास नहीं हुआ करता था उनका। अब लोग न्योलिथिक समय में, काल में, अब लोग एक अस्थायी आवास बना के रहना स्टार्ट किए। इस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट। अच्छा, न्योलिथिक काल में क्या हुआ? लोग अब एक अस्थायी आवास बनाने लगे, बना के रहने लगे, भेड़ बकरी गाय ये सब पालने लगे। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया? अब भैया ये गवर्नमेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया कि भाई ये हमारा एक कम्युनिटी है, हमारा एक समुदाय है, इसके जो मुखिया हैं ये साहब हैं, अगर कोई बवाल होता है, कोई समस्या आती है तो इसका निपटारा ये करेंगे। ये था आपका सिस्टम भाई। अब देखो इसी पैसेज पर बेस्ड अब 4 क्वेश्चंस हैं। चलो भाई देखो, द स्टोन एज वाज डिवाइडेड, जो आपका स्टोन एज था कितने एज में डिवाइड किया गया? अरे भैया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक 3 में, और व्हाट डेवलप्ड फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले क्या बनाया गया? सबसे पहले बनाया गया कुल्हाड़ी बनाई गई भैया, सबसे पहले कुल्हाड़ी। अरे सब पैसे में दिया, एकदम बड़ा मस्त पैसेज है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट, जो बीच वाला दूसरा वाला मेसोलिथिक एज था कितने सालों तक चला भैया? तो 8000 से 6000 दिया है, 2000 वर्षों तक चला। मैथमेटिकल, अगर आपको मैथमेटिक्स आती हो तो 8000 में 6000 गया, कितना बचा? 2000 वर्षों तक चला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या भैया? विच पीरियड लास्टेड लॉन्गेस्ट, कौन सा पीरियड सबसे लंबे समय तक चला? पहला वाला चला था 2 मिलियन से 8000 BC तक, तो भैया पहला वाला था जिसका नाम था पैलियोलिथिक। ये था भैया आपका ICGAC का ज़बरदस्त मॉडल पेपर। क्वेश्चन एक से एक दमदार हैं। मैं आपको बता दूं, देखो लेवल ठीक ठाक है,
एग्जामिनेशन में देखता हूँ, अभी मैं आपके लिए और भी पेपर लाऊंगा, 1 बाय 1 करके पेपर लाता रहूँगा। हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब का ये आदेश है कि मैक्सिमम मॉडल पेपर्स दिए जाएं और मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन डाले जाएं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, वही रूल डाले जाएं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फालतू वाला क्वेश्चन नहीं लाना भी हम लोगों को, ये आदेश है आदरणीय डायरेक्टर साहब का। तो चलिए फिर इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखिए। जो आपके मित्रगण हैं उनको भी इसको बताइए कि वो भी वॉच करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए। मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपको कि मैं जो भी मॉडल पेपर दे रहा हूं आपको, आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो हू बहू डिक्टो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हो सकता है यही क्वेश्चन 2 4 6 10 क्वेश्चन यही डायरेक्टे मिल जाएँ। तो सारे मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट मॉडल पेपर को लेकर आते हैं बहुत जल्दी से। तब तक लिए सारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं अपने ICG-AC के दोस्तों के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि आप मुझसे परिचित हैं, मैं हूं आपका मिस्टर R विशाल। तो बिना देर किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। जून को NXPF लिखा जाए, जून को क्या लिखा जाए? NXPF लिखा जाए। तो देखिए स्टे को क्या लिखा जाएगा, स्टे को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप जे को देखें तो जे क्या है? 10, 10 4 14, ये क्या आपका 21, 21 3 24, ये क्या आपका 14, 14 2 16, ये क्या आपका 5, 5 और 1 6। मतलब पहले कितना जोड़ा? 4 जोड़ा है। तो 19 में 4 जोड़िएगा 23 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ा है तो 20 में 3 जोड़िएगा 23 हो जाएगा। WW 2 जगह है, अच्छा A है, A में 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा। WWC केवल एक जगह है पहले ऑप्शन में, और इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ लीड इज कॉल्ड स्टिक, स्टिक इज कॉल्ड नीब, नीब इज कॉल्ड नीडल, नीडल इज कॉल्ड रोप एंड रोप इज कॉल्ड थ्रेड। व्हाट विल बी फिटेड इन द पेन टू राइट विथ इट? लीड को छड़ी, छड़ी को नीब, नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहते हैं। तो कलम से लिखने के लिए उपयुक्त क्या होगा? कलम से लिखने के लिए उपयुक्त क्या होगा? कलम से लिखने के लिए उपयुक्त क्या होगा? इफ लीड इज कॉल्ड स्टिक, स्टिक इज कॉल्ड नीब, पेन की नीब होती है, नीब इज कॉल्ड नीडल, पेन की नीब होती है, इसे लिखते हैं नीब इज कॉल्ड नीडल। तो कलम से लिखने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो आपने कहा नीडल की आवश्यकता है, नीडल की, क्योंकि पेन की नीब होती है ना, नीब, नीब को नीडल कहा जा रहा है। आपका अगला सवाल देखिए क्या है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सर्विट्यूड, ईच ऑफ विच हैज़ मेनी लेटर्स? देखिए आपका एक लेटर है दोस्तों, एक आपका लेटर है सर्विट्यूड, SERVITUDE, ओके। अब यहाँ आप लिख दिया 19, 5, 18, 22, 9, 20, 21 और आपका 4, 5। तो सर्विट्यूड शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में? डी और ई के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ भी नहीं, एक जोड़ा हो गया। 20 21 में एक भी नहीं होता, यहाँ भी एक जोड़ा हो गया। 19 और 18, अच्छा 19 क्या आपका हो रहा है? 20 21 22, यहाँ भी एक जोड़ा हो गया, सही ना। 18 19 20 और कहाँ पर हो रहा है? 19 और 18, 18 और 20, 18 के बाद 20 में कितने का डिफरेंस? 2 का, 19 20 नहीं। अब कौन बचा आपका? 20 21 हो ही गया, तो 5 है, ये 5 6 7 8 नहीं है, तो 3 से ज़्यादा 3 से अधिक हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं? 3 से अधिक आपका करेक्ट आंसर है, 3 से ज़्यादा। अगला देख लीजिए 2 5 9, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, क्या है आपका? और फिर 9 आपका, 9 के बाद क्या करें? 2 दूनी 4 1 5, यहाँ से अगर इसका स्क्वायर 2 का गुणा करके
ये आपने 27 है, तो डिफरेंस कितने का, अभी डिफरेंस देख लेते हैं कितने का है। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस होगा, 9 5 14 हो जाएगा, बात ख़त्म। 9 5 14 हो जाएगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ZXTRNLFD दी गई अक्षर श्रृंखला की खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो क्या है आपका 26 24। फाइंड आउट कंप्लीट अल्फ़ाबेट सेट आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक इफ द डेफिनिट सीक्वेंस NLJ। तो किस क्रम में रखा है इसने, ये आपका क्या है 26 है। 26 24 20 18 14 12 10 6 4। तो इसका मतलब ये हो गया 24 के बाद क्या आएगा, 26 24 के बाद क्या आएगा 22, फिर 20 18 16 14 12 10 8 ना 6 4 2, यही सही है। VPHB क्या आएगा VPHB, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनकरेजमेंट विक्ट्री फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, प्रोत्साहन से विजय, निराशा से असफलता, प्रोत्साहन विजय, विजय से प्रोत्साहन मिलता है, चिंता से असफलता से निराशा मिलती है, असफलता से क्या मिलती है निराशा मिलती है दोस्तों। अब देखिए, जो भी बंदे हमारे जो भी भाई एयरफोर्स नेवी ICG की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किस आधार पे करें। तो दोस्तों एक ही आधार होता है सिलेक्शन, एक ही आधार होता है डिसिप्लिन, एक ही आधार होता है क्रेडिबिलिटी, और उस मामले में MKC का कोई भी सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो आप बिना संकोच के हमसे जुड़ें, बिना किसी डाउट के हमसे जुड़ें। इन नंबर्स 9696330033 पे कॉल करें। आपको हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिटेन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश और बहुत वाजिब फीस में दोस्तों। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। द सिस्टर ऑफ सुरेश इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश कोई है, सुरेश की जो इसकी बहन है, सुरेश की जो बहन है ना, ये सुरेश की बहन का नाम नहीं पता, ये राम की पत्नी है, राम की पत्नी है। राम मतलब मेल हैं। राम के पिता मधुर हैं, राम के जो पप्पा हैं ना वो मधुर हैं, राम के पापा क्या हैं मधुर हैं। हाँ ठीक है। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी मतलब जो शीतल है ये मधुर की माता जी हैं, शीतल राम की दादी हैं। रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, तो रीमा यहाँ आ जाएंगी मतलब मधुर की पत्नी हो जाएंगी। पुत्र रोहित रानी के भाई का पुत्र, रोहित, रोहित कौन है रानी, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। राम रानी का भाई है, राम रानी का। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। अच्छा, राम जो है वो रानी का भाई है और सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है और राम रानी का भाई है। ठीक है। अब शीतल राम की दादी, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई, रानी के भाई राम का पुत्र है रोहित। अच्छा, रोहित जो है ना ये रानी के भाई राम का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, सुरेश के बहन का पति, तो ये क्या लगेगा आपका, रोहित सुरेश का भांजा लगेगा। क्या लगेगा बच्चा, कजिन लगेगा, नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा, भांजा लगेगा। ओके, क्या लगेगा इसका, भांजा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, सुनील केशव का पुत्र है,
जो सुनील है ना, सुनील ये केशव का पुत्र है। किसका पुत्र है? केशव का। तो ये आदमी है, केशव भी तो आदमी ही लग रहा है। सिमरन केशव की बहन है। जो सिमरन है, सिमरन केशव की बहन है, तो इसके लिए सर्किल लगाते हैं। सिमरन केशव की बहन है, उसकी एक पुत्र मारुति और एक पुत्र सीता है। सिमरन केशव की बहन है, उसका एक पुत्र मारुति, एक पुत्र मारुति है और एक पुत्र उसका मारुति है और एक पुत्री सीता है। एक पुत्री कौन है? इसको उसकी एक पुत्री सीता है। उसकी एक पुत्री कौन है? सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम जो है वो मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा, तो मतलब सिमरन जो है इसकी माँ है, तो प्रेम इसका भाई होगा। प्रेम अगर मामा है तो इसका क्या होगा? भाई होगा। अच्छा, प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील केशव का पुत्र है, सिमरन केशव की बहन है, केशव की बहन है, ठीक है ना। तो अच्छा, मारुति, अब ये प्रेम इसका मामा है, मारुति सुनील का मारुति से, तो सुनील केशव का बेटा है, केशव सिमरन भाई बहन है, मारुति इसका बेटा है, तो ये क्या होगा? मतलब मम्मी के भाई का बेटा, तो क्या लग जाएगा आपका? चचेरा भाई लग जाए। मम्मी के भाई का बेटा मतलब क्या लगेगा? चचेरा भाई लगेगा। चचेरा भाई लगेगा मतलब कजिन लगेगा बच्चा। क्या लगेगा? कजिन लगेगा। विच इज़ द ऑड? लेमन, जिंजर, बनाना, मैंगो। आपसे कह रहा है कौन अलग है? कौन अलग है? तो भैया जिंजर अलग है। जिंजर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेमन, मैंगो, बनाना सब फल हैं और जिंजर क्या है? तना, जड़, सब्जी, मसाला, जो भी कह लो। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, चला दिया। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, 3 चलता है। दाएं मुड़ जाता है, 3 चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं मुड़ जाता है, 2 चला जाता है, ठीक है ना। बाएं मुड़ जाता है, 2 जाता है। अब वो कौन सी दिशा में है? तो वो उत्तर की दिशा में है। पहले उत्तर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। किस दिशा में है दोस्तों? तो आपका सही वाला उत्तर होगा कि सर उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला STQ आगे पूछ रहा क्या होगा? एनालॉजिक क्वेश्चन है ये। तो 20, 4, 24 और अच्छा 20, 4, 24 ये क्या है? 19, 4, 23, 17, 4, 21, 4, 4 बढ़ा है तो 5, 4, 9, 4, 4, 8, IH हो गया। IHFG यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर 5 गया, ठीक है। बाएं मुड़कर 5 गया, फिर बाएं मुड़ गया, फिर किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ गया, 15 चला, 15, ठीक है, 15 चला दिया। अमित प्रारंभ से कितना दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ही आसान सवाल था। आप अगर ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ रहे हैं तो ऑनलाइन, मतलब किसी कारण से अगर आप दूर हैं दोस्तों, तो आप घर बैठे बैठे हमको घर बुला सकते हैं। मतलब हम ऑनलाइन आपसे जुड़ेंगे। सबसे बढ़िया अगर कोई वास्तव में ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में है तो हम हैं, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। सही में आप चेक करें, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र संस्थान MKC। तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ें। हम पर डे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ वही मिलेगा। आप घर बैठे हमारा प्रेजेंस महसूस करेंगे। हमारा नंबर 9696330033 पे कॉल करें और आज ही अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएं। हम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएंगे। 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया, तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम बोप्सी से ऊपर है,
अकरम बोप्सी से ऊपर है, ठीक है, बोप्सी से ऊपर है। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। अकरम और प्रिया के बीच में है, ठीक है। तुलसी भी अकरम से ऊपर है। तुलसी अकरम से ऊपर है। तो 4 तो हो गए। तो नीचे से दूसरा व्यक्ति बोप्सी है। नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चा? नीचे से दूसरा व्यक्ति बोप्सी है। 6 मित्र ABCDEF एक पंक्ति में पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। CA देखिए पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं सब इधर। 2 3 4 5 6। तो इनका दायां क्लॉक, इनका बायां एंटी क्लॉक, सही है। अब देखिए CA और E के मध्य में है। CA और E के मध्य में है, किसी को तो रखना पड़ेगा। CA और E के मध्य में है। BE के तुरंत दायां 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 है, किंतु D का बायां है। D का बायां है, ठीक है, D का बायां है। F दाएं छोर से अंत पे नहीं बैठा है, बैठा दो यहाँ F को। तो B तथा C के मध्य में कौन है? B और C के मध्य में E है। B और C के मध्य में कौन है? E है। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। 6 स्टूडेंट 6 विद्यार्थी ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हैं। B F और D के मध्य में है। B F और D के मध्य में है। B F और D के मध्य में है। E A तथा E A तथा C के मध्य में है। A F तथा D के बगल में नहीं खड़ा। E A तथा C के मध्य में है। जो E है वो A और F के मध्य में है। नहीं, E A और C के मध्य में है। E A और C के मध्य में है, कर दिया। E और C के मध्य में। A F तथा D के बगल में नहीं है। तो मतलब हम क्या कर लें फिर? यहाँ पर C को कर लें, यहाँ पर A को कर लें, ठीक है। A F तथा D के बगल में नहीं खड़ा। C D के बगल में नहीं खड़ा है। 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 C D के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है ना। F किसका? देखिए पहले फिर से देखिए। F B F तथा D के बीच में, B F तथा D के बीच में है, हो गया। E A तथा C के बीच में, E A तथा C के बीच में, हो गया। A F तथा D के बगल में नहीं है, नहीं है। C D के बगल में नहीं है, नहीं है, बात खत्म। F किसके, F किनके मध्य खड़ा है? F C और B के मध्य खड़ा है। ये अरेंजमेंट है भैया, एक बार के बाद दोबारा भी करना पड़ सकता है। बस जो कह रहा है वही करते रहते चलिए, आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। नीचे दिए गए एक पासे के 2 चित्रों को दिखाएगा। 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। इफ डिजिट 5 इज केप्ट एट द टॉप ऑफ सरफेस ऑफ द डाइस, देन विच डिजिट विल कम इट एट इट्स बॉटम। अच्छा, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत। तो देखो 1 सरफेस कॉमन है। क्या है आपका सवाल? 1 सरफेस कॉमन। तो 2 6 3, फिर 2 4 1, 2 4 1। तो 2 का विपरीत कौन है? 5 है। 2 का विपरीत कौन है? 5। तो 5 अगर ऊपर है तो 2 नीचे आएगा। दोस्तों ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, सबसे बड़ी दिक्कत किताबों की है। कौन सी किताबें पढ़ें? कोई और किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। MKC पब्लिकेशन की किताबें, सभी किताबों का एक तरीके से समझिए कि सभी किताबों को कंपाइल करके इन किताबों को बनाया गया है। और इस पर एक बहुत स्पेशल टीम लगाई जाती है किताबें तैयार करने में। ऐसा नहीं, हम कॉपी पेस्ट पर विश्वास नहीं करते दोस्तों, हम कुल क्रीम निकालते हैं, क्योंकि इसके आएगा तो कुछ भी किताबों से ही। ऐसा ज्ञान प्राप्त
प्राप्त नहीं होता। हम सारी किताबों को पढ़ते हैं, उसकी एक अलग से टीम हमारी लगाई जाती है पब्लिकेशन में, और जो इनको सारे किताबों से क्वेश्चन निकालते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से किताबें तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। फिर ये उस सब्जेक्ट के टीचर उसको प्रूफ करते हैं 3-3 राउंड, और फिर ये हमारी सारी किताबें जाती है किसके पास, सौरभ सर के पास। जब ये साइन करते हैं तो फिर किताबें छपती है। तो इसका मतलब ये कि ये किताबें कई राउंड प्योरीफाई की गई हैं। तो आप अभी मंगाएं, 25% के डिस्काउंट पर ये किताबें हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। ओके, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। एक घन को रंग करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? कोई भी 2 पार्श्वफलक एक रंग की ना हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर घन आपका अगर है 3 फलकें दिखाई दे रही हैं। कितनी फलकें दिखाई दे रही हैं? 3 फलकें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। तो जब तक हम 3 कलर नहीं करेंगे, 3 कलर नहीं यूज करेंगे, तब तक कोई तो पक्का ही 2 कलर की हो जाएंगी, कोई दो एक ही कलर की हो जाएंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 2 6, 3 5 6, 4 3, नीचे एक पासे की 3 स्थापन 6 वाले फलक के विपरीत। Below are depicted the 3 different position of dice. Find the number. तो जब दो फलके कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है? 5 और 3 कॉमन है, 5 3, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 2 सरफेस कॉमन का केस बनता है, तो जो 2 सरफेस कॉमन होती हैं उसके अलावा जो अनकॉमन सरफेस होती है वो अपोजिट सरफेस ही होती हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आप देख लो यहाँ कहीं पर 4 संलग्न फलकों में भी नहीं है, अर्थात आपका आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। जांचा परखा 24 कैरेट है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। निम्न में से किस तारीख को अभिषेक का जन्मदिन होगा? अभिषेक बर्थडे on 3rd Saturday of the month and 3rd day of his month is Monday। अगर तीसरा दिन मंडे है तो पहला दिन सैटरडे ही रहा होगा। पहला दिन सैटरडे, तो 1 तारीख को सैटरडे, तो 7 1 8 को सैटरडे, 7 1 7 दिन बाद आएगा ना सैटरडे। 1 को तो फिर 8 को, 8 के बाद फिर 15 को, तीसरा आ गया 15 को। कब आएगा? 15 को तीसरा शनिवार पड़ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 4:30 है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किधर होगी? देखो, ये 4:30, 12 1 2 3, ज़्यादा गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 4:30 का मतलब क्या है? 4:30 का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई ये है और मिनट वाली सुई ये है। अब कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, मिनट की सुई पूर्व दिशा, मिनट देखिए ये है, अब पूर्व दिशा तो ये है, तो 90 डिग्री पूरा इसने घुमा दिया। भाई ये कितना एंगल हो गया? पूर्व दिशा मतलब इधर होना चाहिए था, ये कितना आ गया? 90। तो इसको भी आप क्या करिए, 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो कुछ ये इधर आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी। इधर आने का मतलब क्या हो गया? इधर आने का मतलब क्या हो गया? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। आहा, गलत ये हो गया कि पूर्व दिशा की ओर है ना। तो आप समझिए क्या हो गया गलत। जैसे यहाँ पर क्या था, जिसको यहाँ होना चाहिए था इधर, तो यूँ मूव किया है। सही बात, आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट, मैं उस क्वेश्चन को फिर से देखना चाहूँगा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। क्या है आपका? जो सुई यहाँ थी वो आप यहाँ आ गई है, मतलब कितना डिग्री आ गई है? 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गई। तो घंटे की सुई यहाँ थी, तो यहाँ से 45 मतलब क्या हो जाएगी? यूँ हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, मतलब उत्तर पूर्व होगा। सॉरी दोस्तों,
क्योंकि मैं क्वेश्चन हटाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि ये आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो आप। फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। क्या मेडिसिन हेल्दी फीवर, डॉक्टर डॉक्टर फीवर, मेडिसिन हेल्दी हेल्दी फीवर। ठीक, दवाई स्वास्थ्य, पहले डॉक्टर पहले बुखार, पहले बुखार होगा, पहले फीवर होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई देगा, फिर मस्त हो जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट फॉर प्रॉपर सीक्वेंस। तो पहले क्या होगा? पहले पौधा होगा, पहले पौधा नहीं होगा, पहले बीज होगा। पहले क्या होगा? बीज। 3 बीज के बाद क्या बनेगा? बीज में खाद डालेंगे, खाद के नहीं, बीज के बाद क्या होगा? बीज के बाद पौधा होगा, बीज के बाद पौधा, पौधे में पत्ती, पत्ती में फूल नहीं, बीज के बाद, अच्छा बीज लास्ट, पहले पौधा होगा, पौधे में बीज होगा, बीज नहीं। प्लांट, फर्टिलाइज़र, सीड्स, लीफ, फ्लावर। तो पत्ती और फूल 4 5 एक साथ आएंगे भी, 4 और 5 एक साथ आएंगे भी। पत्ती, फूल, पत्ती, एक क्या होगा? प्लांट, पौधा, पौधे में क्या होगा? सीड्स। क्या बन रहा है दोस्तों? ये क्या बन रहा है? पौधा, खाद, बीज, पत्ती, फूल। तो पौधे में क्या लगेगा? पहले सबसे पहले क्या होगा? बीज होना चाहिए। बीज का मतलब 3 बीज, बीज से क्या बनेगा? पौधा, पौधे में क्या आएगी? पत्ती, पत्ती में क्या आएगा? फूल, फूल के बाद अब ये खाद, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है आपका? बीज, बीज में क्या, बीज में क्या डाल रहे हैं? खाद, खाद के बाद क्या आ रही? पत्ती, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा? फूल नहीं, एक पौधा, पौधे में बीज लगेगा, बीज में पत्ती नहीं। तो सी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो रहा है, क्योंकि सीक्वेंस कोई बन नहीं रहा, तो इसका आंसर सी सही हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखें क्या होगा। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप अभी मोबाइल उठाएं, जब इस वीडियो को देख रहे हों, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, जुड़े हमसे 199, मात्र 199 से हमारा टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। आप इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करके किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी क्वेरी आपके इन नंबर्स पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 लड़कियों की पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं से 7वीं हो गई, मतलब बाएं से 9वीं थी वह। पहले दाएं सिरे की स्थिति क्या थी? 16 लड़कियां थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी बाएं से 9वीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हेमा है, यहाँ क्या है? हेमा यहाँ पर है। 2 स्थान खिसकाई गई तो पहले हेमा यहाँ पर थी, तो दाएं से 1 2 3 4 5 6, कौन सी थी? 6 नहीं है, पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी? 16 लड़कियों में पंक्ति हेमा को जब 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं से 7वीं हो गई। बाएं से 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वीं हो गई। गलती ये हो गई, बाएं से 7वीं हमने 9वीं बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब ये बाएं से 7वीं हेमा है। और यहाँ पर 8 9 इधर से खिसकाई गई थी, 10 11 12 13 14 15 16, सही है ना। तो जब यहाँ पहले कहाँ थी वो? 2 स्थान खिसकाई गई, तो 1 2 स्थान खिसकाई गई तो हेमा यहाँ हुआ करती थी, हेमा यहाँ हुआ करती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होती थी? 8वीं हुआ करती थी। क्या होती थी? 8वीं हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिता और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात ये है। तो 10 और 1 11, 11 बराबर 22 है, 1 बराबर 2 है। पुत्र की आयु कितना है? पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। द एवरेज, अच्छा 22 नहीं है, 44 है। ये
11 बराबर 44 है, 1 बराबर 4 है बेटा, क्योंकि एवरेज एज है बेटा 4 साल का है बच्चा। कितने साल का है? 4 साल का है। इनमें से कौन सा आरेख लड़कों, विद्यार्थी तथा श्रावकों मतलब खिलाड़ी, तो क्या होगा? कुछ बच्चे विद्यार्थी होंगे, यही आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़के विद्यार्थी, कुछ लड़के विद्यार्थी होंगे, कुछ खिलाड़ी भी होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के 25 क्वेश्चंस मॉडल पेपर के। एब्सोल्युटली आज का पेपर बहुत इजी था, तो आप इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, हम लोग हर प्रकार का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं पर डे मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। एग्ज़ाम तक धुआं कर देंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा। जय हिंद दोस्तों।